हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPM में। देखिए, आज से हम लोग चालू करने वाले हैं आपके जो एडीओ भर्ती है ना? असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर का, जिसको आप सहायक विकास विस्तार अधिकारी कहते हैं, ठीक है? तो इसकी आज हम लोग चालू कर रहे हैं, आपका पहला क्लास है। और देखिए, मैं इस पुस्तक से आपका कंटेंट जो है लिया हुआ हूँ, है ना? क्योंकि ये पुस्तक मुझे बहुत पसंद आया, तो बहुत ही अच्छा पुस्तक है। और इसके जो संपादक हैं श्री राजेश्वर सर जी हैं, है ना? तो इस बेसिकली इनके जो बुक है ना? जो एडीओ का बुक है, उसमें ठीक है, आपके ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज, ठीक है? इन तीनों सेक्शन के बारे में आपके दिए हुए हैं, ठीक है? तो साथ ही आप याद रखिएगा कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें भारतीय कृषि का परिचय वाला टॉपिक आपका रहेगा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और पशुपालन से संबंधित, ठीक? इन 4 टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग क्लास में करेंगे और साथ ही उसके बाद कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देखेंगे, है ना? जिस तरीके का आपका प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है? और ये पुस्तक वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आप चाहें तो इस पुस्तक को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए, ये आपका भारतीय कृषि का परिचय, है ना? सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग भारतीय कृषि का परिचय, ठीक है? देखिए, वैसे भारतीय कृषि के परिचय में आएँगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन हम सभी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, जो परीक्षा उपयोगी हो, है ना? जो आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी हो, मैं केवल उन्हीं चीज़ों को इसमें शामिल करूँगा। साथ ही इस बुक में ऐसा दिया ही हुआ है ना? इस बुक में ऐसा मिनिमाइज़ करके दिया ही हुआ है कि आप जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसी चीज़ों को रखा गया है ना? जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हों, ठीक है? समझने के लिए नहीं, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि जितनी एग्ज़ाम के कंटेंट के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इस बुक में हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, कृषि, है ना? ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जैसा कि आप सभी को पता है। और लगभग हमारे पूरे भारत की जनसंख्या का जो 50% लगभग आधी जनसंख्या जो है, वो क्या करती है? कृषि पर ही निर्भर है, और कृषि पर ही निर्भर है ना? और डायरेक्ट कृषि पर भी निर्भर है, ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं जो कृषि से जो रोजगार प्राप्त होते हैं, ठीक है? उससे संबंधित कार्य ये क्या करते हैं, ठीक है? तो कृषि जो है भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में लगभग 50% जनसंख्या जो है कार्य करती है, चाहे वो डायरेक्ट कृषि के क्षेत्र में हो या वो कृषि से, ठीक है, जो कृषि से उत्पन्न होने वाले कृषि के द्वारा, ठीक है, जो रोजगार दिया जाता है उस क्षेत्र में ये सारे लोग काम करते हैं, ठीक। और कृषि का ग्रामीण जीवन, है ना, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र ही आप देख पाएंगे जो कृषि कार्य से क्या होते हैं, ज्यादातर जुड़े हुए रहते हैं, है ना। रोजगार और ग्रामीण विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कृषि का प्रभाव आप देख पाएंगे ग्रामीण के जीवन, है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ लोग निवास करते हैं उनके जीवन पर, साथ ही कृषि से संबंधित जो रोजगार उन्हें मिलते हैं, है ना, उसका, और जो ग्रामीण का विकास है जो कृषि से संबंधित, ठीक है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो उसका जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भारत में कृषि क्षेत्र का जीडीपी लगभग 18% योगदान करता है, ठीक है। जो कृषि क्षेत्र है वो पूरे भारत में जो इकोनॉमी है हमारी अर्थव्यवस्था उसमें कितना, तो 18% का योगदान करता है, ये आपको याद रखने हैं। साथ ही कृषि के अंतर्गत जो अन्य, ठीक है, व्यावसायिक गतिविधियां चलती हैं, जैसे फसल उत्पादन हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन हो गया, और कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, कोई ऐसा उद्योग जिसमें क्या होगा, कृषि से संबंधित जो कच्चे माल का क्या है तो प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो भारत की जीडीपी में लगभग 18% योगदान आपका कृषि का देखने को मिलता है। और साथ ही, ठीक है, फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि आधारित उद्योग भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, तो हरित क्रांति। हाँ, हरित क्रांति, देखिए मैंने पहले ही बताया ये बुक ऑलरेडी बहुत ज्यादा समराइज है ना, बहुत अच्छी बुक है, इसमें जो कंटेंट है वो आपके परीक्षा उपयोगी ही है, ठीक है। तो 1960 के दशक में, 1960 के आसपास में आप देखते हैं कि हरित क्रांति ने फसलों, विशेष रूप से गेहूं और धान के उत्पादन में वृद्धि की, है ना। जो हरित क्रांति आई वो आपको 1960 के दशक के आसपास देखने को मिलता है। और इसी दौरान हरित क्रांति के, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उसी के तहत फसलों, और कौन से, तो याद रखना है 2 फसल के नाम, गेहूं और धान, ठीक है। तो हरित क्रांति जो हरित टेक्नोलॉजी थी उसके तहत क्या किया गया, गेहूं और धान में, ठीक है, हरित क्रांति का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। और इसी में उत्पादन में क्या हुई, इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। उसके बाद याद रखना है इसका प्रभाव जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रहा। हालांकि इससे बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ जबकि छोटे किसानों को कम, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
जब भी आपसे अगर ग्रामीण विकास या ग्रामीण आजीविका वाले है ना सेक्शन में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा कि हरित क्रांति है ना हरित क्रांति की अर्थव्यवस्था को आप बताइए, तो याद रखने की जो बड़े किसान हैं उसको इसमें अधिक लाभ हुआ है और जो छोटे किसान हैं उसको थोड़ा सा कम लाभ हुआ है। साथ ही याद रखिए कि इसमें बहुत सारे और कुछ रीजंस हैं, जैसे कि समझिएगा कि ये क्या होगा कि मध्य भारत या कहा जाए उत्तरी भारत के क्षेत्र में आपको हरित क्रांति का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही दक्षिण भारत और जो आपका ठीक है पूर्वांचल और साथ ही कहा जाए जो सेवन सिस्टर के क्षेत्र हैं वो बिल्कुल इससे क्या होते हैं अछूते रहते हैं। साथ ही ठीक है जो प्रोडक्शन वाली मशीनें हैं या कहा जाए जो यंत्र है इसमें शामिल जो मशीनीकरण है उसका भी जो ठीक है आप क्या देख पाएंगे जो बड़े किसान रहते हैं वो उसका क्या होते हैं ज़्यादा अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं और जो छोटे किसान होते हैं वो कभी पैसे के अभाव में है ना इन जो मशीनीकरण है उसका उपयोग जो है ठीक है वो नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उत्पादन में भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ठीक है देखिएगा यहाँ कहा गया है हाइल्ड वैरायटी सीड्स है ना जो बीजें होती हैं और केमिकल फर्टिलाइजर मॉडर्न इरिगेशन मेथड वर इंट्रोड्यूस इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें देखिएगा क्या होता है जो बीजें थी वो उन्नत किस्म की थी है ना, बीजें उन्नत किस्म की थी किसके तो हरित क्रांति में जो बना था। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो केमिकल है उसका इसमें क्या जैसे जो उर्वरक है ना जो आपको उर्वरक है उसका प्रयोग किया गया ठीक है, जिससे क्या होता है उसके उत्पादन में वृद्धि हुई। और साथ ही कुछ ठीक है दवाइयों की मदद से क्या होता है जो कीड़े मकोड़े इसमें आ जाते हैं किसी अन्य प्रकार की बीमारी आती है उसको भी दूर किया जाता है ना। और साथ ही मॉडर्न इरिगेशन मेथड जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे नल से कूप से या ट्रिप के माध्यम से ठीक है नहर के माध्यम से ठीक है बोरवेल के माध्यम से इसका भी यहाँ पे क्या तो प्रयोग किया गया। तो ये प्रयोग कौन कर पाते थे जिनके पास थोड़े अच्छे पैसे होते थे जो बड़े किसान होते थे ना, छोटे किसानों के लिए जिनके पास पैसे का अभाव था वो इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाते थे। और इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है जो फसल का उत्पादन है वो क्या हुआ बढ़ गया। ठीक है चलिए देखिएगा द ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी है ना। तो देखिए क्या हुआ हरित क्रांति ने बेसिकली किया क्या आपके जो फसलों का उत्पादन है उसमें वृद्धि तो की, साथ ही लेट द रीजनल है ना डिस्पैरिटीज एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न लाइक सॉइल डिग्रेडेशन। तो हरित क्रांति ने फसलों के उत्पादन में वृद्धि तो की ठीक है, लेकिन साथ ही इसमें क्या हुआ कि इसमें जो हरित क्रांति के तहत जैसे कि आप केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं या जो हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स हैं उन्नत किस्म के बीजें है ना जिसको क्या होता है तथा बनाया जाता था उसका प्रयोग से क्या होता था जो सॉइल है उसका जो ठीक है जो उत्पादन क्षमता थी वो क्या हुई घटने लगी। और साथ ही इन्वायरमेंट में चूंकि ये यहाँ पे क्या है तो केमिकल चीजें इस्तेमाल की जाती थी जो छोटे जीवधारियों के लिए जो क्या करते थे उत्पादन में कीड़े मकोड़े हो गया केंचुआ हो गया अन्य ठीक है इस तरीके की जो जीव जंतु हैं है ना। या कई बार होता है फसलों में आप देख पाएंगे कि खेत उत में आप जो फसल करते हैं तो वहाँ पे मछली का है ना मछली ठीक है वो क्या होते हैं खेतों में रहते हैं और साथ में इन दवाइयों की मदद से क्या होता था मछली वहाँ खत्म हो जाती थी। साथ में केमिकल जो फर्टिलाइजर है उसका उपयोग से लोग जो है ना चूंकि उत्पादन करते थे बाद में उसी को वो क्या करते थे भोजन ग्रहण करते थे तो उसको उनका जो हेल्थ में ठीक है वहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है चलिए देखिए ये आपका कौन सा है तो श्वेत क्रांति जिसको आप क्या कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। इसके बारे में याद रखना है कि श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो नाम याद रखना है डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा है ना। श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा, जिसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। श्वेत क्रांति के कारण जो है भारत को है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। ठीक है याद रखना। ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी फार्मिंग का विकास हुआ। ठीक है अब श्वेत क्रांति का प्रयोग आपको देखने को मिलता है और साथ ही श्वेत क्रांति का जो है ना अप्रोच है इंडिया में वो आपको हरित क्रांति से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है और उसका विस्तार भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको डेयरी फार्मिंग का विकास होते हुए देखने को मिलता है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं के रोजगार में वृद्धि हुई। क्योंकि इन क्षेत्रों से है ना श्वेत क्रांति के तहत आपको क्या देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी इसका पहुंच था है ना डेयरी फार्मिंग हुई तो इसमें महिलाएं पुरुषों दोनों जुड़े हुए हैं जिससे उनके क्या हुआ जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको बेचकर या बनाकर ठीक है या सेल करके क्या देखने को मिलता है उनके जो पैसे की आमदनी है उसमें क्या हुई वृद्धि हुई। और साथ ही चूंकि पैसे बढ़े हैं तो डेयरी वाली फार्मिंग को खोलने के लिए क्या है एक दो लोगों के साथ ठीक है कुछ उसमें काम करने वाले कारीगरों की भी जरूरत पड़ती है तो उनको क्या है वहां से पैसे भी मिलने लगे है ना काम के थ्रू रोजगार के थ्रू, तो इसमें रोजगार में वृद्धि आपको देखने को मिली। ठीक है देखिए अगला है पशुपालन।
पशुपालन में आपको याद रखना है ना, ये आजकल सरकार द्वारा इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है पिछले कई दशक से, समझिए लगभग 1.5-2 दशक से। और पशुपालन के द्वारा ही क्या ना अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो देखेंगे ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है पशुपालन, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे गाय, भैंस, ठीक है, बकरी या अन्य है ना कुक्कुट पालन, मछली पालन, है ना, बकरी पालन, इन तरीके के पशुओं का पालन आपको देखने को मिलता है, जो कृषि के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों को आहार पोषण का साधन भी प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। गाय से क्या दूध मिलता है, दूध से आप दही बनाते हैं, है ना, घी बनाते हैं। साथ में अन्य चीज़ें भी आपको वहाँ से, है ना, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। साथ ही ये लोगों को एक क्या होते हैं, पोषण के लिए, जैसे दूध, है ना, दूध में जो कैल्शियम होता है वो मानव शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये पोषण का साधन भी है और साथ ही ग्रामीण परिवारों को इससे क्या होता है, एक-दूसरे को बेचकर या कहीं, है ना, सरकारी योजनाओं में या डायरेक्ट किसी डेयरी में बेचकर उनको क्या होता है, तो पैसे भी प्राप्त होता था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूध, मांस और ऊन उत्पादन के साथ-साथ सहायक कृषि गतिविधियों में भी सुधार हुआ। ठीक है, तो पशुपालन देख पाएँगे कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन का जिस प्रकार से विकास हुआ और साथ ही इसको आधुनिकीकरण से जोड़ने का सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है, विभिन्न अलग-अलग जो आपकी योजना है उसके माध्यम से, ठीक है। तो पशुपालन में आप देख पाएँगे दूध भी, है ना? दूध और दूध से रिलेटेड जो डेयरी प्रोडक्ट है उसका, साथ ही याद रखेंगे मैंने क्या बताया, जैसे है ना, कुक्कुट पालन हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन है ना? बकरी पालन, तो वहाँ से मांस, जो मांसाहारी लोग हैं वो इसका क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो इनका भी, है ना, क्या क्रय-विक्रय कर, और साथ ही याद रखिएगा ऊन उत्पादन, जो भेड़ होते हैं, ठीक है? उनसे जो ऊन प्राप्त होता है तो उससे ऊन से, है ना, कपड़े के लिए जो कच्चा माल है वो यहाँ से मिल जाता था। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है? देखिए, ये आपका एमसीक्यू इसमें पहला प्रश्न है कि हरित क्रांति के दौरान किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा था, ये आपको याद रखने हैं, है ना? तो ए मक्का, बी गन्ना, सी गेहूँ, डी धान। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा ऑप्शन सी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ना? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या याद रखना है आपको कि हरित क्रांति के दौरान भारत में, है ना, हमारे भारत में आपको क्या देखने को मिलता है, किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वह है गेहूँ का, ठीक है। गेहूँ का उत्पादन जो है सबसे सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है। और विशेषकर किन राज्यों में अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा पंजाब और हरियाणा राज्य में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। विशेषकर कौन से राज्यों में, तो याद रखिएगा पंजाब और हरियाणा राज्य में गेहूं का आपको हरित क्रांति के तहत सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है, ठीक है। अगला जो है आपको श्वेत क्रांति, देखिए, है ना, आपको याद रखना है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको याद रखना है। एम.एस. स्वामीनाथन जी ने, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, नॉर्मन बोरलॉग ने, या डी चाणक्य ने। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, वर्गीस कुरियन जी ने, है ना। तो श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वर्गीस कुरियन ने, ठीक है। वर्गीस कुरियन को याद रखना है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। साथ ही वर्गीस कुरियन के बारे में याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी, है ना। ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भी इनके द्वारा ही की गई थी। किनके द्वारा, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा, ठीक है। और इसी के कारण ही भारत जो है ना, सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। और इन्हीं के कारण ही आपको याद रखना है, भारत जो है सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना, है ना। दुग्ध उत्पादक देश बना, ये आपको भी याद रखने हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें इस क्वेश्चन में याद रखनी थी, ठीक है। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या था? कुछ चीजें मैंने आपको बताई, है ना। तो ए, खाद्य सुरक्षा में वृद्धि, बी, असमान क्षेत्रीय विकास, सी, किसानों की आय में वृद्धि, डी, सिंचाई की सुविधा में सुधार। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन बी, असमान क्षेत्रीय विकास। मैंने क्या बताया आपको इसके पहले, अभी हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर इसका प्रभाव या उत्पादन किन क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ा, तो पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में। मैंने क्या बताया, मध्य भारत, दक्षिण भारत और जो सेवन सिस्टर वाले इलाके हैं, वो ज्यादातर इलाके इस योजना से या इस क्रांति से क्या रहे, बिल्कुल अछूते रहे, है ना। तो आपको हरित क्रांति का जैसे आपको पता है, मैंने क्या बताया, असमान क्षेत्रीय विकास के तहत क्या समझ सकते हैं कि बड़े किसानों को इसको ज्यादा फायदा हुआ और छोटे किसान इसका ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए, ठीक है। तो हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों में जैसे उत्तर भारत तक सीमित रहा, जिसे क्षेत्रीय असमानताएं आई, ठीक है। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए, ठीक है। और हमारी क्लासेस एडीओ के लिए आपके कंटिन्यू आते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि प्रयोगशाला परिचारक का भी डेली एक वीडियो मैं अपलोड करूं, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम अभी बहुत है, तो आराम से पढ़ते रहिए।